तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का सेक्शन नंबर 4 यानी कि एमओए को रिवीजन के लिए, है ना। जल्दी से तालियां बजा दीजिए चैट सेगमेंट के अंदर। दोस्तों अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, सारे लोग समझिए सर ये एमओए होता क्या है। एमओए एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है बेटा कंपनी का। फंडामेंटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, चार्टर्ड डॉक्यूमेंट। क्या बोलेंगे बोलो? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, चार्टर्ड डॉक्यूमेंट। सर ये डिफाइन करता है रिलेशनशिप किसका? कंपनी का विद आउटसाइडर्स के साथ। रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है कंपनी का आउटसाइडर के साथ। कंपनी भी रिलेशनशिप है आउटसाइडर्स के साथ। पर तुम देखो बेटा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अब हम लोग चर्चा करेंगे बेटा मैटर्स ऑफ एमओए के अंदर। मतलब सर एमओए के अंदर क्या क्या बातें होती है, कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है उसके अंदर क्या क्या बातें होती है। तो मैं आपको बता दूं इस डॉक्यूमेंट को अलग अलग क्लॉजेज में डिवाइड किया जाता है। पहला जो क्लास है, पहला जो क्लास नहीं क्लॉज है, वो क्लॉज कौन सा है? नेम क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है बोलो? नेम क्लॉज है। नेम क्लॉज का पहला पॉइंट कहता है अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो शब्द यूज करेंगे आप नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। पर अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो नाम के आगे आपको यूज करना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड। क्या यूज करना पड़ेगा बोलो? प्राइवेट लिमिटेड। सर इसके आगे हमने पढ़ा रिजर्वेशन ऑफ नेम। देखो सर मैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूं, तो मैं जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं या मैं कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, मैं नया नाम अपना लेना चाहता हूं, तो नया नाम कोई डालना चाहता हूं, तो इस केस के अंदर सर के मैं क्या नाम को रिजर्व कर सकता हूं? क्या कर सकते हो? देखो कंपनी, नई कंपनी बना रहे हो तो स्पाइसी फॉर्म के अंदर आप नाम को क्या कर लेना, एक बार के लिए रिजर्व कर लेना। चाहो तो 15 दिन में इसको रेक्टिफाई कर सकते हो। सेम चीज गोज विद द एग्जिस्टिंग कंपनी। अगर आप नाम बदल रहे हो तो रन फॉर्म को आपको फाइल करना पड़ता है, यानी कि रिजर्व यूनिक नेम, और उसको भी आपको लगा तो आप 15 दिन के अंदर उसके अंदर के डिफेक्ट को ठीक कर सकते हो। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। सर एक बात ध्यान रखना, जो भी आपका नाम होगा एमओए के अंदर वो आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम नहीं होना चाहिए या रिसेंबल नहीं करना चाहिए किसी दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी को। याद है अपने मॉड्यूल में बहुत सारे एग्जांपल्स दे के रखे थे, वो अपन ने पढ़ा था। बीके बीके बीके, याद आ रहा है क्या आपको? है ना? यस। अगला क्या था सर? इसके अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो जो ऑफेंसो लॉ के अंदर, रेगुलर क्लास में भी अपन ने डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया सर? कि चोट्टा लिमिटेड मैंने बना दिया, है ना। ऐसी सब चीजें मैं नहीं कर सकता। सर आरओसी के ओपिनियन में जो अनडिजायरेबल नाम है ऐसा नाम भी मुझे नहीं रखना है सर। इसके अलावा नाम के अंदर कुछ आप ऐसा शब्द मत डाल देना जो ये इंप्रेशन दे दे कि कंपनी है ना गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड है। क्या है बोलो जल्दी से? गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड है। आप ऐसा नाम कोई भी मत डालना। और नाम के शब्दों के अंदर कमीशन, अथॉरिटी, नेशनल, यूनियन, फेडरल कमीशन, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सब चीजें आनी चाहिए क्या? नहीं सर, नहीं आनी चाहिए। सर नाम को अगर रिजर्व करना है तो कितने समय के लिए रिजर्व होता है? एग्जिस्टिंग कंपनी नए नाम में कन्वर्ट कर रही है और वो नए नाम को रिजर्व करना चाहती है, 60 दिन के अंदर 60 दिन के लिए रिजर्व होता है। सर न्यू कंपनी में इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं तो उस केस में ओरिजिनली 20 दिन के लिए यहां पे रिजर्व होता है, पर मैं और 20 दिन से एक्सटेंड कर सकता हूं 1000 रुपया देके, और 20 दिन से उसके बाद एक्सटेंड कर सकता हूं 2000 रुपया देके, पर वन शॉट एक्सटेंशन करवा सकता हूं 40 दिन का सीधा 3000 रुपए देके। सर अगर मैंने झूठी इंफॉर्मेशन दिया, देखो कुछ खराब लोग हैं बेटा, क्या कहा मैंने बोलो? देखो ना कुछ खराब लोग हैं और ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन, झूठी इंफॉर्मेशन देते हैं नाम को रिजर्व करने के लिए। और मान लो सर कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो नाम को कैंसिल करके पेनल्टी ले लूंगा 1 लाख की। पर अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो मैं रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट देता हूं कंपनी को कि क्यों तूने ऐसा क्यों किया। समझ रहे आप बात को? है ना। तो अगर कंपनी मुझे रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे देती है, मैं कंपनी को बोलूंगा 3 महीने में नया नाम रख ले ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करके, नहीं तो स्ट्राइक ऑफ कर दूंगा कंपनी का नाम, है ना, निस्तनाबूद कर दूंगा, नाम तेरा मिटा दूंगा। ऐसा मैं बोलूंगा किसको? बेटा कंपनी को आरओसी बोलेंगी और वो क्या करवा देंगी फिर? बाइंडिंग अप करवा देंगी कंपनी का। समझे आप बात को? पूरा साउथ इंडिया मूवी। ठीक है, आइए अगला। फिर सिचुएशन क्लॉज के बारे में बात करेंगे। सिचुएशन क्लॉज के अंदर क्या हो रहा है? कंपनी, हम लोग यहाँ पे स्टेट का नाम बताते हैं कि कहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस रहने वाला है। स्टेट का नाम, स्टेट का नाम, स्टेट का नाम। ओके बेटा। अगला दूसरा, सर ये डोमिसाइल कंपनी का सेट करता है। डोमिसाइल मतलब कंपनी का जुरिस्डिक्शन क्या रहने वाला है, कंपनी का जुडिशियल एस्पेक्ट क्या रहने वाला है, कंपनी का फिजिकल एस्पेक्ट क्या रहने वाला है, ये बात है। सर कहां पे कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी जाएंगी वो भी यहाँ पे बताया जाता है। सर बेसिकली इनका कहना है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, इनकॉर्पोरेट कौन से तारीख पे होती है? जो तारीख सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में दी है, तो जो तारीख सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में दी है मतलब उस दिन
कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, तो वहां से 30 दिन के अंदर, वहां से 30 डेज के अंदर कंपनी को अपना फुल एड्रेस सेट करना पड़ेगा, जहां पे कंपनी को नोटिस और कम्युनिकेशन आ भी सकते हैं और वो उस बात को एक्नॉलेज भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं बेटा कोई दूसरे इससे पहले एक कंपनी में पढ़ाता था, तो उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन लेने के लिए मैंने कर्नाटका में एक ऑफिस खोला था, पर वो मेरा ऑफिस नहीं था, वो सिर्फ एक पीओ बॉक्स था, मतलब एक लेटर बॉक्स था जिसके अंदर लेटर आता है बेटा। वहां पे कोई ऑफिस में बेटा कोई बैठा नहीं था जो आए लेटर तो उसको एक्नॉलेज करे या उसके ऊपर साइन करे, कोई भी ऐसा नहीं था। तो वैसा कंपनी का सिर्फ पोस्ट ऑफिस बॉक्स नहीं होना चाहिए, कंपनी का प्रॉपर ऑफिस होना चाहिए जहां पे कोई व्यक्ति रिसीव भी कर पाए और कोई व्यक्ति उसको एक्नॉलेज भी कर पाए। ओके, फिर सर होता है अगला ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब कंपनी का पर्पस क्या है, ये स्टेट करता है कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या करता है, बोलो कंपनी का पर्पस, आखिर क्यों, न जाने क्यों, न जाने क्यों कंपनी बनी है उसके बारे में बताता है कौन, ऑब्जेक्ट क्लॉज। मुझे चाहिए अरिजीत सिंह ऑफ अल्टीमेट सीएओपी, ठीक है। आइए अगला देखो क्या सर, मैं अगर बात करूं आपके साथ एमओए के बारे में, सर एमओए बेसिकली डिफाइन करता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट कितना है। सर उस ऑब्जेक्ट के अंतर्गत अगर आप कोई भी एक्ट करोगे वो बिल्कुल वैलिड एक्ट होता है। सर ऐसा एक्ट जो डिपार्ट करता है किसको बेटा, जो डिपार्ट करता है बेटा एमओए के ऑब्जेक्ट को, उसे अल्ट्रा वायर्स बोला जाता है और ये अपने आप में वॉइड है। क्या है बोलो जल्दी से, ये अपने आप में वॉइड है। 100% शेयर होल्डर्स भी इसको रेटिफाई कर दे बेटा तो भी ये एक्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। सर अगर एमओए को बदल दिया हमने तो ये जो बदलाव है बेटा ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आता है, यानी कि आगे आने वाले समय से आता है। इसका कोई भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है क्या, नहीं सर नहीं होता। सर इसका असेंस क्या है, मतलब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, इसका असेंस है कि हम शेयर होल्डर्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहता है और जो क्रेडिटर डील कर रहे हैं कंपनी के साथ, क्या कह रहे हैं बोलो, जो क्रेडिटर डील कर रहे हैं कंपनी के साथ उनको भी हम लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सर इफेक्ट क्या होता है, अल्ट्रा वायर्स एक्ट का इंजंक्शन ऑर्डर लाया जा सकता है कंपनी के अगेंस्ट। इसका मतलब है अगर कंपनी कोई अल्ट्रा वायर्स काम कर रही है, जैसे अल्टीमेट सीए ने रेस्टोरेंट ओपन कर दिया, अल्टीमेट रेस्टोरेंट, अब इसके लिए जो हमारे शेयर होल्डर्स है वो हमारे ऊपर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं कोर्ट में और कोर्ट से ऑर्डर ला सकते हैं कि अल्टीमेट सीए को रोको, क्या रोको, रेस्टोरेंट बिजनेस करने से। इसके अलावा कोई भी पार्टी अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन के ऊपर केस नहीं कर सकती, ना ही हम उनके ऊपर केस कर सकते हैं। ओके, फिर मैंने आपको बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के बारे में, काफी मतलब बहुत ही बेसिक था ये तो, कि सर कोई भी कंपनी अगर अपने ऑब्जेक्ट के परे जाके काम करती है तो वो अल्ट्रा वायर्स माना जाता है, वो अपने आप में वॉइड है, कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर केस नहीं कर सकता, कुछ चीजें नहीं हो सकती। केस लॉ क्या है इसके अंदर, सर इसके अंदर का केस लॉ था एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची। अगला फिर बात करेंगे लाइबिलिटी क्लॉज के बारे में। सर लाइबिलिटी क्लॉज में अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो इसका मतलब है मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी हो सकती है, ओनली अप टू अनपेड अमाउंट ऑन शेयर जितनी हो सकती है। मतलब अगर फेस वैल्यू 100 है तो पेड अप 70 है, तो मैक्सिमम पर शेयर के ऊपर कितना बुलाया जा सकता है, 30 रुपया, 30 रुपया, 30 रुपया। क्या मैं 30 रुपए से ज्यादा बुला सकता हूँ क्या, नो मुन्ना ना, नहीं बुला सकता हूँ। फिर लिमिटेड बाय गारंटी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। सर ये लिमिटेड बाय गारंटी क्या कहता है, ये बात करता है कि सर ये जो लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनी है उसके अंदर अमाउंट यहाँ पे हर एक मेंबर अंडरटेक करता है कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो जब कंपनी के वाइंडिंग अप होगा तो कंपनी के असेट्स में ये जितना भी अमाउंट इन्होंने कंट्रीब्यूट करने का वादा किया है वो दे देंगे। सर कौन कौन देंगे, प्रेजेंट मेंबर देंगे और पास्ट मेंबर भी देंगे क्या, हाँ सर देंगे। पास्ट मतलब कितने, जिस दिन वाइंडिंग अप हुआ है उसके एक साल पहले। सर जिस दिन वाइंडिंग अप हुआ है उसके एक साल पहले के अंदर अंदर जितने भी मेंबर सीज हो चुके हैं उन्हीं लोगों से अपन लोग क्या बुलाते हैं सर, उन्हीं लोगों से अपन पैसा बुलाते हैं। कितना पैसा, सर जिस समय वो मेंबर थे उस समय के अगर कोई डेट्स एंड लाइबिलिटीज पेंडिंग है तो उस डेट के टुवर्ड्स अपन पैसा बुलाते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। सर ये पैसा अपन कॉस्ट चार्जेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ फाइंडिंग अप के लिए भी बुला सकते हैं। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में सब्सक्राइबर का नाम और नंबर ऑफ शेयर्स होता है। कैपिटल क्लॉज के अंदर अथराइज कैपिटल उसका डिवीजन मतलब नंबर ऑफ शेयर्स और फेस वैल्यू कितना है और सब्सक्राइबर कौन कौन है वो बातें डाली जाती है। आखिरी पॉइंट होता है नॉमिनेशन क्लॉज, जिसके अंदर ओपीसी और नेम ऑफ नॉमिनी से रिलेटेड पूरी चीजें दी गई होती है। क्या, ये सर पूरी पूरी चीजें दी गई होती है। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है पूरा पूरा सेक्शन नंबर 4 यानी कि एमओए का रिवीजन मात्र 10 मिनट के अंतर्गत। गॉट इट, ओके।